तो फ्रेंड्स, हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13 में डिवोर्स के कुछ आधार, कुछ ग्राउंड्स दिए गए हैं। सिर्फ उन ग्राउंड्स के बेसिस पर ही आप तलाक ले सकते हैं, जैसे कि क्रुएल्टी, डेजर्शन, एडल्ट्री, ऐसे कुछ ग्राउंड्स हैं। सिर्फ उन्हीं के बेसिस पे आप तलाक ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे केस के बारे में डिस्कस करेंगे जहां पे एक हस्बैंड को क्रुएल्टी और डेजर्शन के ग्राउंड पर भी तलाक नहीं मिला। तो आखिर आप कब इन ग्राउंड्स पे तलाक ले सकते हैं और कौन सी सिचुएशंस में आपको इन ग्राउंड्स के बेसिस पर तलाक नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट ज्योति और आप देख रहे हैं हमारा चैनल लीगल स्टोर हाउस। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी ऑन कर लें, क्योंकि लॉ से रिलेटेड ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, ऑनरेबल आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट की ये लैंडमार्क जजमेंट है और इस केस का नाम है गोका कमेश्वरी वर्सेस गोका वेंकटरमैया। तो फ्रेंड्स, अब हम इस केस के फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं कि इस केस में क्या हुआ था। इस केस में जो हस्बैंड वाइफ है उनकी 1982 में शादी होती है, जिसके बाद हस्बैंड वाइफ के बीच में डिस्प्यूट्स बढ़ने लगते हैं। उसके बाद वो हस्बैंड जो है वो फैमिली कोर्ट में डिवोर्स की पिटीशन फाइल करते हैं, जिसके बाद जो फैमिली कोर्ट है वो हस्बैंड को डेजर्शन के ग्राउंड पर डिवोर्स ग्रांट कर देती है। लेकिन जो वाइफ है वो कोर्ट के इस डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं होती है और वो जाती है ऑनरेबल आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में। अब वहाँ पे हस्बैंड का ये कहना होता है कि मेरी जो वाइफ है वो मेरे साथ बहुत ज्यादा इल ट्रीटमेंट करती है, मुझे बहुत ज्यादा टॉर्चर करती है, और जो मेरी वाइफ है वो एक सैडिस्ट है और उसको कोई मेंटल डिसऑर्डर है जिस वजह से वो मुझे बहुत ज्यादा परेशान करती है, हैरेस करती है, इसीलिए मेरे साथ क्रुएल्टी हुई है। और जो ये मेरी वाइफ है वो शादी के 2 महीने के बाद ही मुझे फोर्स करने लगी थी कि मैं अपने पेरेंट्स से अलग रहने लगूं। इसके साथ साथ जो मेरी वाइफ है वो मुझे बहुत ज्यादा ह्यूमिलेट करती थी, ये कह के कि मेरी जो कुलीग से इनकम आती है वो सफिशिएंट इनकम नहीं है, जिससे मेरी जो जरूरतें हैं, मेरी जो इच्छाएं हैं वो पूरी नहीं हो पाती है। मैं साड़ियाँ और कॉस्मेटिक्स जो है वो नहीं खरीद पाती हूँ। इसके साथ साथ हस्बैंड का ये भी कहना होता है कि जो मेरी वाइफ है उसको कोई डिजीज थी, जिसका चेकअप कराने के लिए जब मैं इसको हॉस्पिटल में लेके गया उसके बाद ये घर छोड़कर अपने मायके में रहने के लिए चली गई और उसके बाद कभी भी ये वापस नहीं आई है, इसलिए डेजर्शन के ग्राउंड पर भी मुझे तलाक दिया जाए। और साथ में ही हस्बैंड ने कहा कि मेरी वाइफ ने मेरे खिलाफ काफी सारे झूठे केसेस फाइल किए हैं, क्रिमिनल केसेस फाइल किए हैं, जैसे कि उसने मेरे ऊपर डाउरी का केस फाइल किया है, उसने बाइगेमी का केस मेरे ऊपर फाइल किया है, 498A का केस फाइल किया है और उसके साथ साथ मेंटेनेंस का भी केस फाइल किया है। तो इतने सारे मल्टीपल लिटिगेशंस के चलते मुझे बहुत ज्यादा मानसिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ा है, इसीलिए क्रुएल्टी और डेजर्शन के बेसिस पर मुझे तलाक दिया जाए। अब यहाँ पे वाइफ के ये आर्ग्यूमेंट्स होते हैं कि मेरे हस्बैंड का ये कहना कि मैं शादी के 2 महीने के बाद अपने हस्बैंड को फोर्स किया कि वो अलग से जाके रहने लगे और हम अलग रहने लगे हैं, बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि शादी के बाद हम हमेशा इनके पेरेंट्स के साथ ही रहे हैं और जब तक मैं इनके साथ रही हूँ, इनके घर में रही हूँ, तो मैं इनके पेरेंट्स के साथ ही रही हूँ, हम अलग से कभी रहे ही नहीं है। और इसका ये कहना कि मेरे को कोई डिजीज है, उसका इसके पास कोई भी मेडिकल प्रूफ नहीं है, मेरे को ऐसी कोई भी बीमारी नहीं है, बल्कि ये जो मेरा हस्बैंड है इसने दूसरी शादी कर ली है किसी मैसमा से और उस शादी से इसको 2 बच्चे भी हुए हैं, एक लड़का और एक लड़की, जिसमें से लड़के की डेथ हो चुकी है लेकिन उसकी एक बेटी भी है। और ये बात सच है कि मैंने अपने हस्बैंड के खिलाफ क्रिमिनल केसेस फाइल किए हैं, लेकिन वो सारे के सारे केसेस बिल्कुल ही ठीक है। शादी के टाइम पे मेरे घर वालों ने 10,000 रुपए एज अ डाउरी दिए थे और इसके साथ साथ 10 गोल्ड ऑर्नामेंट्स भी इनको दिए थे, जिसमें से ये सारे के सारे गोल्ड ऑर्नामेंट्स मेरे सास ससुर ने मुझसे ले लिए, ये कहकर कि मेरे हस्बैंड को अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए इसकी जरूरत है। और इसके साथ साथ मेरे घर वालों ने 1 एकड़ लैंड भी मुझे दिया था, जो कि इन्होंने बेच दिया और उससे जो भी अमाउंट आया उसमें से इन्होंने मुझे कुछ भी नहीं दिया है। वही बात बाइगेमी की, तो इसने दूसरी शादी कर ली है, इसकी दूसरी शादी से 2 बच्चे भी हैं, इसीलिए ये मुझसे तलाक चाहता है। और मैंने कई बार अपने हस्बैंड के साथ रहने की कोशिश की है, वापस जाने की कोशिश की है, लेकिन मेरा हस्बैंड मेरे साथ नहीं रहना चाहता है और दूसरी शादी के चलते मेरे हस्बैंड ही जबरदस्ती मुझे अपने मायके में छोड़कर आए थे और उसके बाद वो मुझे लेने के लिए भी नहीं आए। तो अब यहाँ पे ऑनरेबल आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ये नोटिस करती है कि फैमिली कोर्ट ने हस्बैंड को डिवोर्स ग्रांट कर दिया, ये कहकर कि हस्बैंड वाइफ इस केस में 5 साल से एक साथ रह रहे थे। उसके बाद वाइफ ने ये एडमिट किया है कि वो अपने मायके में जाके रहने लगी थी और उसके बाद से वो वापस अपने हस्बैंड के साथ रहने के लिए नहीं आई है, तो इसीलिए डेजर्शन के ग्राउंड पर फैमिली कोर्ट ने डिवोर्स की डिग्री ग्रांट कर दी थी। लेकिन इस केस को डीपली एनालाइज करने के बाद, हस्बैंड और वाइफ के आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद ऑनरेबल आंध्र प्रदेश
हाई कोर्ट ने कुछ चीजें कही, जैसे कि हस्बैंड ने ये तो कहा है कि जो मेरी वाइफ है उसको कुछ डिजीज है और वो अनफिट है मैरिटल लाइफ के लिए, लेकिन हस्बैंड ने ऐसा कोई भी मेडिकल प्रूफ कोर्ट में नहीं दिया है जिससे ये साबित हो कि उसकी जो वाइफ है वो मैरिटल लाइफ के लिए अनफिट है। और सिर्फ वाइफ ने हस्बैंड के खिलाफ क्रिमिनल केसेस फाइल किए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये एक क्रुएल्टी है और हस्बैंड के साथ क्रुएल्टी हुई है। ऐसे केसेस में जहाँ पे वाइफ क्रिमिनल केसेस अपने हस्बैंड के खिलाफ फाइल करती है तो वहाँ पे उस पर्टिकुलर केस के सर्कमस्टेंसेस को देखा जाता है और फैक्ट्स को देखा जाता है, और वहाँ पे कोर्ट ये ऑब्जर्व करती है कि ये जो केसेस फाइल किए गए हैं हस्बैंड और उसकी फैमिली के खिलाफ वो सही है या गलत है। सिर्फ हस्बैंड का ये कहना कि मेरे ऊपर ये झूठे केसेस फाइल किए गए हैं ये सफिशिएंट नहीं है, उसको कोर्ट में इसको प्रूफ भी करना पड़ेगा, जो कि इस केस में हस्बैंड प्रूफ नहीं कर पाया है। और इस केस में जो वाइफ ने एलिगेशंस अपने हस्बैंड के ऊपर लगाए हैं, जो क्रिमिनल केसेस फाइल किए हैं, वो बिल्कुल ही जेन्युइन है। अगर कोई हस्बैंड दूसरी शादी कर लेता है तो नेचुरल सी बात है कि जो वाइफ है वो बाइगेमी का केस अंडर सेक्शन 494 ऑफ आईपीसी फाइल करेगी ही। और रही बात डाउरी की, तो इस केस में ये भी प्रूफ हो चुका है कि हस्बैंड ने डाउरी जो है वो डिमांड की थी, जिसको जो हस्बैंड है वो डिसप्रूव नहीं कर पाया है। रही बात डेजर्शन की, तो चलो एक बार मान भी लें कि इस केस में जो वाइफ है वो अपने हस्बैंड से अलग रह रही थी, लेकिन यहाँ पे वो हस्बैंड था जो अपनी वाइफ को उसके मायके में छोड़कर आया था, और उसके बाद जो हस्बैंड है वो अपनी वाइफ को लेने के लिए वापस नहीं गया, उसने कोई भी एफर्ट नहीं किया कि उसकी वाइफ जो है वो उसके साथ वापस आके रहने लगे। तो इस केस में ना तो वाइफ की कोई इलनेस प्रूफ हो पाई है, मेंटल डिसऑर्डर प्रूफ हो पाया है, और ना ही यहाँ पे डेजर्शन प्रूफ हो पाया है, और यहाँ पे क्रुएल्टी भी प्रूफ नहीं हो पाई है। तो इसीलिए जो ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट है वो हस्बैंड को डिवोर्स ग्रांट करने के लिए मना कर देती है, और जो फैमिली कोर्ट का ऑर्डर है उसको सेट असाइड कर देती है और हस्बैंड को डिवोर्स नहीं देती है। तो फ्रेंड्स, आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि कुछ भी एलिगेशंस लगाने से, सिर्फ कह देने से कि मेरी वाइफ मुझे टॉर्चर करती है, परेशान करती है, मेरे साथ क्रुएल्टी करती है, या फिर अगर आपकी वाइफ आपके खिलाफ कोई क्रिमिनल केसेस फाइल करती है तो इससे क्रुएल्टी प्रूफ नहीं होती है। उसके लिए आपको ये प्रूफ करना होता है जो ये क्रिमिनल केसेस वाइफ ने फाइल किए हैं वो फॉल्स केसेस हैं। तो अगर आपको डेजर्शन और क्रुएल्टी के बेस पे तलाक चाहिए तो आपको प्रॉपर एविडेंस कोर्ट में देने होंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, यूजफुल लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अपना कीमती समय में